नमस्कार। आज चलिए इतिहास की उन गहराइयों में उतरते हैं जहां आप जानते हैं, जहां कथाएं और असलियत एक हो जाती हैं। हम बात करने वाले हैं द्वारका के बारे में, वो महान शहर जो कहते हैं हजारों साल पहले समंदर में समा गया था। सोचिए जरा, सोने का एक शहर जिसे देवताओं ने बनाया हो और जो हजारों साल से समुद्र में कहीं खोया हो। क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां न हो बल्कि सच हो? यही वो एक सवाल था जिसने दशकों तक इतिहासकारों और खोजकर्ताओं की नींदें उड़ा दी। और फिर साल था 1983, जगह अरब सागर। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम समंदर की गहराइयों में उतरती है और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो इतिहास बदलने वाले हैं। ये वो पल था जब कथा और हकीकत के बीच की वो जो धुंधली सी लकीर है ना, वो हमेशा के लिए मिटने वाली थी। लेकिन आखिर वो खोज क्या रहे थे? मतलब समंदर की गहराइयों में ऐसा क्या था? इसे समझने के लिए हमें जरा पीछे जाना होगा, उन कहानियों में, उन ग्रंथों में जिन्हें वो खोजकर्ता एक तरह से नक्शे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। हम बात कर रहे हैं द्वारिका की उस शानदार कहानी की। अब देखिए, महाभारत और पुराणों की माने तो द्वारका कोई आम शहर नहीं था। अरे ये तो एक चमत्कार था। कहते हैं कि समुद्र देव ने खुद इसके लिए जमीन दी थी और इसे बनाया था दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने। और सुनिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों के। शहर की प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि सारी सड़कें सीधे बंदरगाह पर खुलती थीं। बाग बगीचे, बाजार, मतलब ये शहर पूरी तरह से आत्मनिर्भर था। पर जैसा कि हर महान कहानी में होता है, इस सुनहरी दास्तां पर भी एक काले साये ने दस्तक दी। एक श्राप जो इसके पतन की वजह बनने वाला था। तो द्वारका की किस्मत पर असल में 2 श्रापों का साया था। पहला, महाभारत युद्ध के बाद रानी गांधारी का श्राप। उन्होंने शोक में कृष्ण को श्राप दिया कि उनका पूरा यदुवंश खत्म हो जाएगा। और दूसरा, ऋषियों का श्राप, जो कृष्ण के बेटे सांब को मिला, और उसी श्राप से वो हथियार बना जो पूरे कुल के विनाश का कारण बना। और फिर वो भविष्यवाणी सच हो गई। यदुवंशियों ने, कहते हैं, अहंकार में एक दूसरे को ही खत्म कर डाला। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा, समंदर ने अपना दिया हुआ तोहफा वापस ले लिया और द्वारका को अपनी गहराइयों में समा लिया। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई, किताबों में, किस्सों में। लेकिन फिर आया आधुनिक युग और शुरू हुई एक जिद, एक खोए हुए सच को ढूंढ निकालने की। ये एक ऐसी पुरातात्विक खोज थी जो वक्त के साथ और भी बेहतर और भी आधुनिक होती चली गई। ये खोज कोई 1-2 दिन की नहीं थी, दशकों लगे। इसकी शुरुआत हुई 1963 में जमीन पर खुदाई से। फिर 1979 में भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी और 2000 आते आते तो ये खोज पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी थी। और इस पूरी खोज के पीछे एक बड़ा नाम था, डॉक्टर S.R. राव। सोचिए, उस वक्त कई लोग उन पर शक करते थे, लेकिन उनका मानना था, जैसा कि वो कहते थे, कि ये ग्रंथ सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। वो मानते थे कि इनमें एक असली जगह के सुराग छिपे हैं। अब देखिए, एक समुद्री इतिहासकार के तौर पर मुझे जो बात सबसे ज्यादा रोमांचक लगती है वो है इस खोज के तरीकों का विकास। जरा सोचकर देखिए, 80 का दशक, उनके पास क्या था? बहुत ही साधारण सोनार। गोताखोर खुद हाथ से चीजें ढूंढ रहे थे और बजट, एक अभियान तो सिर्फ 800 रुपए में शुरू हुआ था। और फिर सीधा 2000 के दशक में आइए, यहाँ तस्वीर बिल्कुल अलग है। हमारे पास एडवांस्ड साइड स्कैन सोनार हैं जो समंदर के तल का पूरा नक्शा बना देते हैं। डिजिटल मैपिंग है, इंटरनेशनल लैब्स हैं। टेक्नोलॉजी में आया यही बड़ा बदलाव था जिसने द्वारका को एक कहानी से एक असल पुरातात्विक साइट बनाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। और फिर सालों की मेहनत, तकनीकी विकास और इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आया। वो पल जब मॉडर्न साइंस के सबूत उन हजारों साल पुराने ग्रंथों में लिखी बातों से मिलने लगे। 560 मीटर, जरा इस विशालता के बारे में सोचिए। गोताखोरों को समंदर की सतह से लगभग 30 मीटर नीचे, आधे किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी एक पत्थर की दीवार मिली। अब ये कोई कुदरती चट्टान तो हो नहीं सकती थी। ये एक ठोस सबूत था, एक सुनियोजित किलेबंद शहर का, एक ऐसी सभ्यता का जिसे पता था कि शहर कैसे बनाए जाते हैं। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सचमुच इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया। एक कलाकृति मिली जिसकी कार्बन डेटिंग की गई और उसकी उम्र निकली 9000 साल।
जरा इसका मतलब समझिए। ये मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना है, हमारी अपनी हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना। इस एक चीज ने दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं के बारे में हमारी पूरी सोच को ही चुनौती दे दी। तो जब आप इन सारे सबूतों को एक साथ रखकर देखते हैं ना, तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। ग्रंथों में लिखा है कि एक बहुत बड़ा बंदरगाह था और यहाँ पुरातत्वविदों को बेहद आधुनिक पत्थर के लंगर मिलते हैं। ग्रंथ कहते हैं कि शहर किलेबंद था और यहाँ मिलती है वो 560 मीटर लंबी दीवार। ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग दुनियाएं, एक कहानियों की और एक हकीकत की, एक दूसरे से हाथ मिला रही हों। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा शहर डूबा कैसे? इसके पीछे जो सबसे मजबूत वैज्ञानिक थ्योरी है वो है सी लेवल राइज थ्योरी, यानी समंदर के जल स्तर का तेजी से बढ़ना। वैज्ञानिक डेटा हमें बताता है कि करीब 5000 ईसा पूर्व हो सकता है किसी बड़ी सुनामी या जलवायु परिवर्तन की वजह से समंदर का स्तर अचानक कई मीटर ऊपर आ गया। और ये टाइमलाइन कहानियों में बताई गई टाइमलाइन से बिल्कुल मेल खाती है। और इन तमाम खोजों के बाद द्वारका की कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं रही, बल्कि इसे एक ऐतिहासिक हकीकत के तौर पर, एक खोई हुई विरासत के तौर पर देखा जाने लगा। इस पूरी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव आया 25 फरवरी 2024 को, जब भारत के प्रधानमंत्री ने खुद उस जगह पर पानी के नीचे जाके प्रार्थना की। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा सांकेतिक कदम था। इसने द्वारका को एक विवादित मिथक से उठाकर देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अहम हिस्सा बना दिया। एक वक्त था जब द्वारका को सिर्फ एक कहानी मानकर खारिज कर दिया गया था। इसकी खोज ने हमें सिखाया है कि कभी-कभी हमारी पौराणिक कथाओं में हमारे अतीत के नक्शे छिपे हो सकते हैं, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर द्वारका सच हो सकती है, तो हमारे समंदर की गहराइयों में न जाने इतिहास के और कितने राज और कितने खोए हुए शहर हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।